रामपुर गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। मुश्किल से 20-25 परिवार ही उस गांव में रहा करता था। राधिका नाम की एक लड़की भी उसी गांव में रहा करती थी। राधिका के माता पिता बचपन में ही राधिका को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। तब से ही राधिका अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी ने ही राधिका को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। राधिका बचपन से ही परियों को बहुत पसंद करती थी। उसकी दादी हमेशा रात को सोने से पहले राधिका को परियों की कहानी सुनाया करती थी, जिस वजह से राधिका परियों को ही भगवान मानने लगी थी। वो परियों की ही फोटो को भगवान मानकर उसकी पूजा पाठ करने लगी। वो परियों की बिना पूजा पाठ किए बगैर खाना नहीं खाती थी। हे परी जी, कभी तो आप मुझे दर्शन दो। कितने साल हो गए, मैंने अपना सब कुछ आपको ही माना है। हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं। मेरी बूढ़ी दादी अकेले कब तक घर का खर्चा चलाएगी। आप मुझे हिम्मत दो ताकि मैं अपनी दादी की ढाल बनकर खड़ी हो सकूं। तभी वहाँ पर उसकी दादी आती है और कहती है, अरे बिटिया, क्या तू हर वक्त परियों को अपना भगवान मानती है? ये परी वरी कुछ नहीं होती, ये तो बस काल्पनिक है। अगर पूजा पाठ करना है तो भगवान का करो। अच्छा दादी, तो क्या भगवान काल्पनिक नहीं है क्या? उन्हें भी तो आज तक किसी ने नहीं देखा, तभी लोग उनको पूजते हैं ना। मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान से ज्यादा मुझे परियों पर भरोसा है। आप ही तो कहती हैं ना कि परियां हम जैसे गरीब लोगों की जरूर मदद करती है। यहाँ तक कि परियां हमें दर्शन भी देती है। बेशक मुझे अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया, पर मुझे विश्वास है एक दिन मैं परी से जरूर मिलूंगी। मैंने आपके मुँह से कभी नहीं सुना कि भगवान आकर लोगों को दर्शन देते हैं। परियां तो दर्शन भी देती हैं। अच्छा बस चल, अगर तेरी पूजा पाठ हो गई हो तो चलकर खाना खाते हैं। ठीक है दादी। उसके बाद दादी पोती मिलकर खाना खाते हैं और फिर राधिका अपनी दादी के साथ खेतों में काम करवाने जाती है। उनके पास उनका खेत ही जीविका का साधन था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब दादी को राधिका की शादी की चिंता सताने लगी, क्योंकि राधिका अब युवावस्था में पहुंच चुकी थी। लेकिन राधिका अभी शादी नहीं करना चाहती थी। बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, एक तुम ही रह गई हो। बस तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। नहीं दादी, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी शादी की? मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे पगली, मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मेरा क्या है, बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। जब ईश्वर का बुलावा आएगा तब चली जाऊंगी। तुम्हारी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। दादी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, न जाने क्या होगा इस लड़की का, कितना सोचती है मेरे बारे में। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही थी। बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण गंगा नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है और गंगा किनारे बसे सभी गांव में बाढ़ आ जाती है। गांव वाले जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भागने लगे। गांव में जितना भी कुछ था सब बर्बाद हो चुका था। फल, अनाज, सब्जियां सब तहस नहस हो चुका था। गांव में जो कुछ अमीर लोग थे वो जैसे तैसे करके शहर शिफ्ट हो जाते हैं। इधर दादी और राधिका बहुत चिंता में थे, क्योंकि उनके पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे और घर में जितना भी राशन पानी था सब खत्म हो चुका था। वो दोनों बहुत चिंता में थे। दादी, इस बाढ़ ने तो हमारी सारी फसल को खराब कर दिया। अब हमारा घर का राशन भी खत्म होने वाला है। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। हाँ बेटा, अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। दादी, हम भी शहर चलते हैं ना, वहीं अपना गुजारा करेंगे। बेटा, शहर जाने के लिए पैसे चाहिए और तुम्हें अच्छे से पता है अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो अब क्या होगा दादी? बेटा, मैं क्या बोलूं, बस भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर सब ठीक कर देगा। राधिका और दादी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। राधिका परी के फोटो के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी।
हे परी रानी, कितने सालों से मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। आपने कभी हमें दुखी नहीं होने दिया, लेकिन अब ये कैसा समय आ गया है। पूरा गांव पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक कि अब हमारे घरों में भी पानी आने लगा है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, हम कैसे अपना गुजारा चलाएं? अब आप ही कुछ करो। राधिका दुखी मन से परी से ये सब बोल रही थी। तभी अचानक बहुत तेज रोशनी होती है और उस चमचमाती रोशनी में से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है। ये देखकर राधिका और दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। परी बोलती है, राधिका, आज तक किसी ने मेरी इतने सच्चे मन से चेतना नहीं की। तुमने भगवान को छोड़कर मुझे पूजा है। मुझे तो आना ही था तुम्हारी मदद करने। परी को देखकर राधिका बहुत खुश हो जाती है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? परी जी, आप सचमुच मेरे सामने खड़ी हैं? हाँ राधिका, यकीन नहीं होता है तो मुझे छू कर देख लो। राधिका परी को छूकर देखती है और परी के गले लग जाती है। देखा दादी, मैं कहती थी ना, एक दिन परी मुझे दर्शन जरूर देंगी। और देखो, मेरी प्रार्थना सच हो गई। हाँ बेटा, आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। राधिका, ये लो, ये एक जादुई सैंडल है। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो इस सैंडल को पहनकर इसे अपनी परेशानी बताना। ये मिनटों में तुम्हारी परेशानी ठीक कर देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। राधिका, एक बात का ध्यान रखना, ये सैंडल केवल तुम्हारी ही बात सुनेगा। अगर कोई और इसको आदेश देगा तो ये नहीं सुनेगा। ठीक है परी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है राधिका, तुम मेरी सबसे प्रिय बच्ची हो। और हाँ, एक बात और, जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे हालात सुधर जाएंगे तो ये सैंडल अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में तुम इस पर निर्भर ना हो जाओ। ठीक है परी जी, आज मुझे विश्वास हो गया कि परियां हकीकत में होती हैं। क्यों दादी? हाँ बेटा। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। परी जी, इतनी जल्दी? राधिका, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। फिर ठीक है। इसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। अब राधिका और दादी की चिंता दूर हो जाती है। दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं परी से मिली और देखा, परी ने हमारी कितनी बड़ी समस्या दूर कर दी। इसलिए मुझे परी पर विश्वास था, क्योंकि परी कभी किसी को निराश नहीं देख सकती। हाँ बेटा, मानना पड़ेगा। अब जरा उस सैंडल का उपयोग तो करो। अरे हाँ, खुशी खुशी में मैं सैंडल का उपयोग करना तो भूल ही गई। इसके बाद राधिका उस सैंडल को पहनकर सबसे पहले बाढ़ को खत्म करने का सैंडल को आदेश देती है। राधिका के बोलते ही गांव एकदम से पहले जैसा हरा भरा हो जाता है और गंगा नदी का पानी अपने ही स्तर पर बहता है। ये देखकर गांव वालों को आश्चर्य होता है, परंतु वो भगवान का करिश्मा मानकर भगवान को शुक्रिया अदा करके वापस से पहले जैसा रहने लगते हैं। इधर राधिका अब जादुई सैंडल से अपने लिए एक बहुत बड़ा घर मांगती है और उस घर में अपनी दादी के साथ आराम से रहने लगती है। अब राधिका के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। देखा दादी, परी ने हमारी सारी समस्या दूर कर दी। अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है और आपको अब खेतों में मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब हम अपना खुद का कारोबार शुरू करेंगे। किस चीज का कारोबार बेटी? दादी, सैंडल का कारोबार। हम अपने घर के नीचे सैंडल बेचा करेंगे और उससे जो हमारी कमाई होगी उससे अपना घर चलाएंगे। अब हमें इस जादुई सैंडल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये सैंडल कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, क्योंकि अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे हालात पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं। आखिरी बार मैं इस सैंडल से कारोबार शुरू करने के लिए बहुत सारे सैंडल मांग लेती हूँ। हे जादुई सैंडल, हमें सैंडल की आवश्यकता है। हमें बहुत सारे सैंडल दो जिसे हम बेच सकें और उससे अपना घर बार चला सकें। ये आखिरी ख्वाहिश है मेरी तुमसे, और अब तुम गायब हो सकती हो। राधिका के इतना बोलते ही सैंडल में से बहुत सारे सुंदर सुंदर सैंडल प्रकट हो जाते हैं और जादुई सैंडल वहाँ से गायब हो जाता है। अब राधिका और दादी घर के नीचे ही सैंडल की दुकान खोलकर उसे कम रेट पर बेचने लगते हैं और उससे की गई कमाई से अपना घर का खर्चा चलाते हैं और एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में नेहा नाम की एक परी रहा करती थी। नेहा परी बहुत गरीब थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी।
परंतु इतनी गरीब होने के बावजूद भी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और इस बाहरी खूबसूरती के साथ साथ उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। वो हर किसी की मदद करती थी और हर किसी से प्यार से बात करती थी। परंतु नेहा परी की झोपड़ी के सामने ही एक बहुत ही बड़े बंगले में अनीशा परी रहा करती थी। अनीशा परी के पास बहुत पैसा था। वो परी लोग की सबसे अमीर परियों में से एक थी, परंतु फिर भी वो नेहा परी जितनी सुंदर नहीं थी और इस बात की वजह से उसे हमेशा नेहा परी से चिढ़ रहती थी। नेहा परी और अनीशा परी दोनों का ही जन्मदिन एक ही दिन आता था। अनीशा परी हमेशा कोशिश करती थी कि वो अपने जन्मदिन पर किसी न किसी तरह नेहा परी को नीचा दिखा सके। इसलिए इस बार वो अपने जन्मदिन पर नेहा परी को नीचा दिखाने के लिए परी लोक में दूर दूर से अमीर परियों को अपने जन्मदिन पर बुलाती है। अनीशा परी के बंगले की छत पर बहुत अच्छे जन्मदिन की सजावट की होती है। कुछ ही देर में सभी परियां वहां आ जाती है, जबकि नेहा परी अपने घर के आंगन में अपनी कुछ सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही होती है। क्या बात है अनीशा परी, तुमने अपने बंगले में जन्मदिन की सजावट तो बहुत अच्छी कराई है। सच में अनीशा परी, मेघा परी बिल्कुल सही कह रही है। डेकोरेशन बहुत ही अच्छी है और ये 4 मंजिला केक तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत अच्छा है। इसकी 4 मंजिलों में 4 तरह के फ्लेवर के केक हैं। मैंने इसे बहुत बड़े बेकरी से बनवाया है। आखिर मेरा जन्मदिन है, केक तो स्पेशल होना ही चाहिए। सभी परियां पार्टी एंजॉय करने के लिए बंगले की छत पर इधर उधर घूम रही होती है कि तभी मेघा परी की नजर नीचे जन्मदिन मना रही नेहा परी पर जाती है, जिसे देखकर मेघा परी मंत्रमुग्ध हो जाती है और अपनी सहेली करुणा परी को बुलाती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया मेघा परी? वो देखो करुणा परी, वो परी जो केक काट रही है वो कितनी सुंदर है। शायद उसका भी आज जन्मदिन है। उसने महंगे और सुंदर कपड़े नहीं पहन रखे, परंतु फिर भी उसकी खूबसूरती उसके आम से कपड़ों पर भी 4 चांद लगा रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मेघा परी, ये परी तो सच में बहुत सुंदर है। अनीशा परी उन सभी परियों को बातें करते हुए सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, परंतु वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। इसी गुस्से में वो जैसे तैसे अपना जन्मदिन मना लेती है, परंतु अगले दिन वो नेहा परी से बदला लेने का ठान लेती है। बहुत हो गया है, इस नेहा की बच्ची ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मेरे घर में जो भी आता है उसकी नजर इस पर पड़ ही जाती है और वो लोग मेरे आगे इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। इसकी तारीफ सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसके चेहरे से प्यार करने वाले लोग इसके चेहरे को देखकर ही इससे दूर हो जाएं। ऐसा सोचकर अनीशा परी एक बहुत ही दुष्ट योजना बनाती है। अनीशा परी जानती थी हर महीने के पहले दिन नेहा परी पृथ्वीलोक जाती है, इसलिए अनीशा परी पृथ्वीलोक जाती है और 2 गुंडों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, ये लो तुम्हारी कीमत, तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है। जब नेहा परी यहाँ आए तो उनके मुंह पर ये श्रापित काला पानी छिड़क देना और हाँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन जब नेहा परी पृथ्वीलोक आती है तो वो दोनों गुंडे नेहा परी को पहचान लेते हैं और उसके मुंह पर वो काला पानी फेंक देते हैं। उस काले पानी के मुंह पर पड़ने से नेहा परी को वैसे तो कुछ महसूस नहीं होता, परंतु फिर जब वो एक शीशे के पास से गुजरती है तो अपने आप को देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? मेरा चेहरा इतना काला और भद्दा कैसे हो गया और मेरे चेहरे पर ये अजीब से निशान कैसे आ गए? आखिर ये सब हुआ कैसे? नेहा परी ये सब सोचने लगती है। तभी नेहा परी को याद आता है कि अभी कुछ देर पहले ही 2 आदमियों ने उसके मुंह पर किसी तरह का पानी फेंका था। इससे नेहा परी समझ जाती है कि किसी ने ये जानबूझकर किया है और ये जानकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और परीलोक वापस लौट आती है। परंतु परीलोक वापस आने के बाद उसके साथ चीजें पहले जैसी नहीं रहती। उसकी सहेलियां और जो लोग उससे प्यार करते थे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, सभी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसी ही एक दिन नेहा परी परीलोक में पार्क में जाती है, जहाँ पर उसकी सारी सहेलियां आपस में बातें कर रही होती है। जब नेहा परी उनके पास जाती है तो वो उठकर वहाँ से जाने लगती हैं, जिस पर नेहा परी कहती है,
आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम लोग मुझसे दूर भाग रहे हो? पहले तो तुम लोग मुझे इतना प्यार करते थे, लेकिन अब जब से मैं पृथ्वी लोक से आई हूँ तब से हर किसी ने मुझसे दूरी बना ली है। आखिर क्यों? देखो नेहा परी, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर हमारी माँ नहीं चाहती कि हम तुम्हारे साथ रहें। उन्हें लगता है कि अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमारे चेहरे का भी हाल तुम्हारे जैसा हो जाएगा। ऐसा कहकर नेहा परी की सहेलियाँ वहाँ से चली जाती है। उनकी बात सुनकर नेहा परी को बहुत दुख होता है और ये सब देखकर अनीशा परी बहुत खुश हो रही होती है। आखिर मेरी योजना कामयाब हुई। इसकी तारीफ करने वाले ही इससे दूर हो गए। अब मुझे कभी इसकी तारीफ नहीं सुननी पड़ेगी। अब इसी तरह 1 साल बीत जाता है और नेहा और अनीशा परी का जन्मदिन फिर से आ जाता है। सुबह से ही अनीशा परी अपने जन्मदिन की तैयारी में लग जाती है और दूसरी ओर नेहा परी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि तभी उसके घर पर अमर नाम का एक लड़का आता है। अमर एक जादूगरनी का बेटा था जिसकी नेहा परी से दोस्ती पृथ्वीलोक पर हुई थी। अमर, तुम यहाँ कैसे आए? लगता है तुम भूल गई, मेरी माँ जादूगरनी है, उनकी मदद से ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम यहाँ आई क्यों? मैं तो हर महीने पृथ्वीलोक आती ही हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन आज तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन मैं जन्मदिन नहीं मनाने वाली। ऐसा जन्मदिन मनाकर क्या फायदा जिसमें मेरे अलावा कोई शामिल ही ना हो? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में तुम्हारी सहेलियाँ, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारी तारीफ करने वाले सभी लोग मौजूद होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। मेरे पास जो चीज है वो इसे संभव कर देगी। मैं कुछ समझी नहीं। रुको, मैं भी दिखाता हूँ। ऐसा कहकर अमर अपने बैग में से एक मेकअप किट निकालता है और उस मेकअप किट को नेहा को देते हुए कहता है, नेहा, ये एक जादुई मेकअप किट है। इसे मेरी माँ ने बनाया है। तुम इस मेकअप किट को जैसे ही खोलोगी, इसके अंदर रखा हुआ मेकअप तुम्हारे चेहरे पर अपने आप लगना शुरू हो जाएगा और उस मेकअप के लगते ही तुम्हारा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ नेहा। आखिर मैं तुम्हें इतना पसंद जो करता हूँ, मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोल सकता हूँ। लेकिन इस मेकअप को इस्तेमाल करने से पहले चलो तुम्हारे बर्थडे के लिए केक ले आते हैं। ऐसा कहकर अमर नेहा को अपने साथ लेकर बेकरी पर चला जाता है, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये सारी बातें अनीशा परी सुन रही है। अच्छा, तो ये लड़का मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर अनीशा परी अपनी जादुई छड़ी से अमर की जादुई मेकअप किट जैसी एक मेकअप किट तैयार करती है और नकली वाली मेकअप किट को असली वाली जादुई मेकअप किट से बदल देती है और वो असली वाली जादुई मेकअप किट लेकर अपने घर पर आ जाती है। अब इस मेकअप किट को खोलते ही इसमें रखा मेकअप मेरे चेहरे पर अपने आप लगना शुरू हो जाएगा और मैं उस नेहा परी से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। आज मेरा सपना पूरा हो ही जाएगा। ऐसा कहकर अनीशा परी जैसे ही उस मेकअप किट को खोलती है तो उसके अंदर से ढेर सारे बिच्छू निकल आते हैं और वो सारे बिच्छू अनीशा परी को काट लेते हैं। उन बिच्छुओं के काटने से अनीशा परी मरती नहीं है, पर उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है और उसके पूरे शरीर पर अजीब से दाने भी हो जाते हैं, जिससे वो दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत लगने लगती है। और इसके बाद वो जादुई मेकअप किट वापस से नेहा परी के घर पर आ जाती है। केक लाने के बाद नेहा परी उस जादुई मेकअप किट को खोलती है और उसमें रखा मेकअप खुद ब खुद नेहा परी के चेहरे पर लगना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में नेहा परी पहले की तरह अत्यंत सुंदर हो जाती है। नेहा, तुम तो पहले की तरह सुंदर हो गई। अपने आप को शीशे में देखो, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। नेहा परी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अमर नेहा की सभी सहेलियों और बाकी परियों को नेहा के जन्मदिन पर आमंत्रित करता है और सभी लोग आ भी जाते हैं और नेहा का पहला वाला चेहरा देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर नेहा बड़े ही धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है। और फिर कुछ ही सालों बाद नेहा परी अमर से शादी करके एक अच्छा जीवन जीने लगती है और वहीं दूसरी ओर अनीशा परी अपने कर्मों की वजह से अपनी बदसूरती के साथ ही पूरा जीवन बिताती है। अमीर गरीब का जन्मदिन। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में जिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। जिया के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक बहुत ही फेमस ड्रेस डिजाइनर थी। उनका परिवार शहर में सबसे अमीर परिवार था।
जिया को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी माँ उसके लिए खुद अपने हाथों से डिजाइनर कपड़े बनाती थी और उसके पिता अक्सर ही विदेश से उसके लिए अलग अलग तरह के खिलौने और नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें लाया करते थे। परंतु वो बिजी होने के कारण जिया के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, इसलिए वो महंगी महंगी चीजें लाकर जिया को दे दिया करते थे ताकि उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। जिया बेटा, ये देखो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें रेड फ्लावर वाली फ्रॉक चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए खास ये डिजाइनर फ्रॉक बनाई है। ऐसी फ्रॉक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। माँ, ये फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है। इसे पहनकर तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी। तू है ही इतनी सुंदर, इसलिए तू जो कुछ भी पहनेगी तुझ पर अच्छा ही लगेगा। चल अभी मैं चलती हूँ, मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। ऐसा कहकर शालिनी अपने ऑफिस चली जाती है। जिया के घर के थोड़ी ही दूरी पर पिंकी का घर था। पिंकी की माँ जिया के घर में नौकरानी का काम करती थी, क्योंकि जिया को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसे हर चीज बस एक बार बोलने पर ही मिल जाती थी। इसलिए उसके अंदर अमीरी का घमंड आ चुका था। वो अक्सर बाकी बच्चों को अपनी चीजें दिखा दिखा कर चढ़ाया करती थी और अक्सर वो ऐसा पिंकी के साथ ही करती थी, क्योंकि पिंकी की माँ राधा उसे अपने साथ काम पर ले जाती थी। देखो पिंकी, मेरी माँ ने मेरे लिए एक नया डिजाइनर फ्रॉक बनवाया है। ऐसा फ्रॉक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे भी ऐसी फ्रॉक पहनने के लिए तरसते हैं, पर मुझे तो बस एक बार बोलने की देर लगती है और फिर कुछ ही समय में मेरे लिए ऐसी सब चीजें आ जाती हैं। क्योंकि पिंकी के अंदर अपनी माँ राधा के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वो जिया से जलन करने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करती है। जिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है, परंतु तुम्हें इस तरह अपनी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें लोग दुआएं देंगे। तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है, इसलिए तुम बातें बना रही हो ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, पर सच्चाई मान लो कि मैं अमीर हूँ और तुम गरीब, जिस कारण तुम मेरे जैसी कभी नहीं बन सकती। पिंकी जानती थी कि जिया को समझाना मुश्किल है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अपनी माँ के पास चली जाती है। पिंकी का व्यवहार जैसा घर पर था वैसा ही स्कूल में भी था। वो स्कूल में अपने नए नए खिलौने और ड्रेस लेकर जाती थी और बाकी बच्चों को उन्हें दिखा दिखा कर चिढ़ाती थी। रोहित, ये तुम जो न्यू टॉय कार देख रहे हो, ये मेरे पापा लंदन से लाए हैं। इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये हाथ से नहीं बल्कि रिमोट से चलती है। मैं जानती हूँ तुम्हें टॉय कार का बहुत शौक है, इसलिए मैं ये कार तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ। जिया, क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ? नहीं रोहित, मैं तो बस इसे तुम्हें दिखाने के लिए लाई थी। तुमने इसे हाथ लगाया और ये खराब हो गया तो? वो बेचारा बच्चा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिया अक्सर ही अपने क्लास के बच्चों के साथ ऐसा ही किया करती थी। वहीं दूसरी ओर पिंकी जिया के बिल्कुल विपरीत थी। वो बेशक गरीब थी, परंतु वो जितना हो सके उतना लोगों की मदद करती थी। क्या हो गया मीना, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी आंख में 3 दिन से बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, पर मेरा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ और आंख दर्द के साथ मुझसे वो हो भी नहीं पा रहा। अगर मैंने होमवर्क टाइम पर नहीं दिया तो टीचर जरूर मुझे डांटेगी और मेरे नंबर भी काट लेगी। कोई बात नहीं मीना, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। क्लास में चाहे किसी को भी मदद की जरूरत हो, तुम हमेशा आगे रहती हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ तुम मुझे अपना होमवर्क दे दो। इसी तरह अक्सर पिंकी दूसरे लोगों की मदद किया करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जिया अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगी? तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊंगी। माँ, मुझे एक ब्लू फ्रॉक चाहिए जिस पर व्हाइट फ्लावर लगे हों और वो आपके हाथों की बनी होनी चाहिए। ठीक है मेरी बेटी, मैं तेरे लिए बेस्ट से बेस्ट फ्रॉक बनाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद जिया अपने पापा के पास जाती है।
पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। माँ ने तो मुझे बता दिया कि वो मुझे क्या देने वाली हैं। अब आप बताइए, आप मुझे क्या देने वाले हैं? मुझे पता है, जब से मैंने तुझे उस लंदन वाले टॉय प्लेन की फोटो दिखाई है, तूने उसे लेने का मन बना लिया है। इसलिए मैंने उस टॉय प्लेन का ऑर्डर बुक कर दिया है और वो तेरे बर्थडे तक घर आ जाएगा। क्या पापा, आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी से भला झूठ बोल सकता हूँ क्या? यहाँ दूसरी ओर पिंकी के घर में पिंकी के पिता उसे सुबह उठाते हुए कहते हैं, पिंकी बेटा, कुछ दिनों बाद तेरा जन्मदिन है। मैं रोज सुबह जल्दी निकल जाता हूँ और रात को देर से आता हूँ, इसलिए तुझसे बात नहीं कर पाता। इसी कारण मुझे तुझे इतनी सुबह उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जानना है कि तुझे अपने इस जन्मदिन पर क्या चाहिए। पापा, आपने मुझे सब कुछ दिला रखा है, लेकिन अगर जन्मदिन के तोहफे की बात है तो आप मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ले आइएगा। मेरी पहले वाली चप्पल टूट गई है। ठीक है बेटा। संयोग से पिंकी और जिया का बर्थडे एक ही दिन होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन दोनों का बर्थडे आ जाता है। पिंकी के घर पर उसके पिता और उसकी माँ उसे सुबह उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी बेटी। भगवान तुझे वो हर खुशी दे जिसकी तू हकदार है। मेरी तरफ से भी मेरी बच्ची को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी पापा। मैं पूरे साल अपने बर्थडे का इंतजार इसलिए ही करती हूँ ताकि आपके मुंह से ये शब्द सुन सकूं। यहाँ दूसरी ओर जिया जब उठती है तो देखती है कि घर पर उसकी माँ नहीं है। तभी जिया की एक नौकरानी हाथ में एक बक्सा लिए आती है और उस बक्से को जिया के हाथों में देते हुए कहती है, जिया बेटा, ये बक्सा मालकिन ने तुम्हें देने को कहा था। इसमें तुम्हारी बर्थडे की ड्रेस है और उन्होंने कहा था कि तुम सुबह उठने के बाद उन्हें कॉल कर लेना। ठीक है। इसके बाद जिया अपनी माँ शालिनी को फोन लगाती है। हेलो माँ, आप कहाँ हैं? बेटा, मुझे ऑफिस में कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं ऑफिस आ गई। पर तू चिंता मत कर, शाम तक मैं घर वापस आ जाऊंगी। और घर पर मैंने सारी तैयारियां करवा दी है। शाम से पहले तेरा बर्थडे केक तेरे टेबल पर होगा और सारी सजावट मैंने पहले से ही करवा रखी है और तेरे दोस्तों को भी इनविटेशन भेज दिया है। अरे बातों में तो मैं तुझे बर्थडे विश करना ही भूल गई। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच मम्मी। अब आप जल्दी से आ जाइए। इसके बाद जिया अपने पिता को फोन लगाती है। पापा, आप कहाँ हैं? आपने कहा था कि आप मेरे बर्थडे से पहले ही आ जाएंगे। बेटा, यहाँ मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं फ्लाइट नहीं पकड़ पाया और अब मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा गिफ्ट भेज दिया है, वो तुम तक आज ही पहुँच जाएगा। एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, मैं बाद में करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा कहकर जिया के पिता कॉल काट देते हैं। जिया थोड़ी उदास हो जाती है और फिर कुछ देर बाद वो अपनी मम्मी की बनाई हुई ड्रेस पहन लेती है और अपने आप को शीशे में देखने लगती है। मम्मी ने तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाई है और ये मुझ पर कितनी जच रही है। अगर अभी मम्मी यहाँ होती तो मैं उन्हें गले लगाकर थैंक यू बोलती, पर कोई नहीं, शाम को तो वो आ ही जाएंगी। सुबह से दिन और दिन से शाम हो जाती है, परंतु शालिनी घर नहीं आती। शाम को जिया के फ्रेंड गिफ्ट लेकर उसके घर आ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे जिया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे जिया। थैंक यू सो मच। तुम लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर में मेरी मम्मी आती ही होगी। जब वो आएंगी तब हम सब मिलकर केक काटेंगे। सब इंतजार करने लगते हैं, परंतु अब काफी टाइम हो चुका था, इसलिए जिया के फ्रेंड्स उससे कहते हैं, जिया, अब हमें बहुत देर हो रही है। हमारे मम्मी पापा हमारी चिंता कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। ऐसा कहकर जिया के सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिया अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। माँ, आप कहाँ हैं? अब तो रात होने वाली है, प्लीज घर आ जाइए। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे अभी टाइम लगेगा। प्लीज तुम अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना लो। अपनी माँ की ये बात सुनकर जिया की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगती है। यहाँ दूसरी ओर पिंकी अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है। वो केक काटने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ राधा कहती है, पिंकी, तुम्हें जिया को भी यहाँ बुलाना चाहिए।
चाहे वो जैसी भी हो, पर वो तो तुम्हारी सहेली है ना। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके बाद राधा और पिंकी जिया के घर जाती हैं। वो जिया को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वो वहाँ कहीं नहीं मिलती। फिर जब वो छत पर जाती हैं, तो देखते हैं कि जिया एक कोने में बैठकर रो रही होती है। क्या हो गया जिया, तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद जिया पिंकी को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं जिया, हो सकता है तुम्हारी मम्मी सच में बिजी हो। तुम चिंता मत करो, आज मेरा भी जन्मदिन है और मैंने भी अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है जहाँ मेरे दोस्त आए हैं। तो मेरे साथ चलो, आज हम दोनों मिलकर एक साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। पिंकी की ये बात सुनकर जिया का मन उदास हो जाता है और उसे अपने किए पर अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तुम्हें अपनी चीज दिखा दिखा कर कितनी बार जलाने की कोशिश की और तुम्हारी गरीबी का मजाक भी बनाया। इसके बाद भी तुम अपने बर्थडे में मुझे मेरा बर्थडे मनाने दे रही हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आते हैं। अच्छा चलो, बातें तो होती रहेगी। वहाँ सभी लोग केक काटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पिंकी जिया को अपने घर ले जाती है और जिया और पिंकी मिलकर पिंकी का बर्थडे केक काटते हैं। इसके बाद राधा सभी बच्चों को घर पर बनी चाउमीन और खीर खिलाती है, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और जिया को भी बहुत समय बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। उस दिन के बाद से जिया अपनी अमीरी का घमंड छोड़ देती है और सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करने लगती है। यहाँ तक कि उस दिन के बाद से पिंकी और जिया पक्की सहेलियां बन जाती है और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करने लगती है।